लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त पकड़ थी। कांग्रेस पर पकड़ के मामले में उनका कोई भी सानी नहीं था। वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे और उन्हें पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, काफी मशहूर थे और आज देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले पीएम बने होते तो स्थिति आज की भारत की कुछ और होती। ये अलग बात है कि सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते तो भी वो आजादी के महज 3 बार तक ही अपने पद पर रह पाते, क्योंकि 1950 में दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। लेकिन क्या पटेल के लिए कभी भी पीएम बनने के हालात थे? क्या वो पीएम कभी बन सकते थे? इस सवाल का एक साफ जवाब सिर्फ एक है कि जब तक नेहरू कांग्रेस में थे तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम नहीं बन सकते थे। लेकिन वजह क्या है, बताते हैं। कैसे भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला, सबसे पहले ये बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो गई और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन का एक प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करें। फैसला ये हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार के तौर पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनने की बात हुई, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज वायसराय को होना था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। आजादी के बाद आगे चलकर इसी वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना लगभग उस समय ही तय था। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कई बड़े नेताओं के जेल में रहने की वजह से वो इस पद पर 1940 से बने हुए थे। मौलाना आजाद इस समय ये पद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में उन्हें पद छोड़ना पड़ा और वो राजी हो गए। और फिर इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। ये तय करने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार और खान सईद कई कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रियता जननेता थे, लेकिन कांग्रेस की प्रांतीय समिति में उनका समर्थन करने वाले लोग बहुत कम थे। 15 मई से ये जो 12 प्रांत के लोग हैं उन्होंने सरदार पटेल का नाम का समर्थन किया। इन 15 लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सरदार वल्लभ भाई का समर्थन किया, उनके नाम का समर्थन किया। लेकिन किसी भी प्रांतीय कमेटी कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष के पद पर नहीं दिया। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटी के लोग ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया और बाकी लोगों ने यानी 3 बचे लोगों ने नेहरू के नाम के प्रस्ताव पर उन्होंने मुहर लगाई। इसका मतलब सीधा क्लियर था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पूरी तरीके से समर्थन था। महात्मा गांधी के दबाव में नेहरू का नाम सामने रखा गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। इस अहम बैठक के कुछ दिन पहले ही गांधी ने मौलाना को लिखा था कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजह हैं। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ। आखिरकार आचार्य कृपलानी को कहना पड़ा कि बापू की भावना का सम्मान करते हुए मुझे जवाहरलाल नेहरू के नाम का ऐलान करना पड़ेगा और इस पद के लिए उनका नाम लेना होगा। ये कहते हुए उन्होंने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा और खुद ही प्रस्तावित कर दिया। सरदार पटेल गांधी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बात को वो कभी टाल नहीं पाए। गांधी ने नेहरू को ही क्यों आगे बढ़ाया, इसकी वजह थी उस समय पार्टी की बाकी सदस्यों के मुकाबले जवाहरलाल नेहरू ज्यादा आधुनिक विचारों वाले थे। गांधी को लगता था कि वो देश को उदार विचार के साथ आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब 1 साल बाद महात्मा गांधी ने खुद दिया। महात्मा गांधी ने 1 साल बाद कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे और यही वजह थी कि उनका नाम रखा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व बेहतर कर सकते हैं। पटेल ने भी मान लिया था नेहरू को नेता। उस समय इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद एक बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि नेहरू के रहते सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते। पटेल की कांग्रेस संगठन पर एक अच्छी पकड़ जरूर थी, लेकिन जन नेता तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को सरदार पटेल ने स्वीकार किया था। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने पटेल जब पहुंचे तो उन्होंने कहा
कि तब अब महात्मा चूंकि हमारे बीच नहीं है, ऐसे में नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वो उनके निर्देश का पालन करें, और मैं उनका एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। और रामचंद्र गुहा के एक बुक में भी लिखा है, भारत गांधी के बाद में, गांधी अपने जीते जी हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मृत्यु ने जवाहरलाल नेहरू को और वल्लभ भाई पटेल के बीच के मतभेदों को दूर जरूर किया है। इस तरीके से भारत को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगर उनकी जगह कोई और नेता होता तो क्या भारत जो आज मानचित्र में नजर आता है, क्या वो ऐसा ही होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 543 रियासतें थी उस वक्त, और उसे जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी किया। क्योंकि उस समय जिस वायसराय का मैंने अभी वीडियो में जिक्र किया, जिन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी मांग एक ही थी। जब हुकूमत वो अपनी भारत को सरकार को दे रहे थे, यानी कि जब हम एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, जब स्वतंत्रता हमें मिली, उस समय वायसराय की मांग एक ही थी। उनका कहना सिर्फ एक था कि ये तमाम रियासतें जो है उन्हें आप अपने में मिला लीजिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल इन तमाम रियासतों को मिलाने में सबसे ज़्यादा अहम रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के सिग्नेचर पर, यानी किसी भी राज्य का भारत में विलय हो, इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। और आज तक सियासत में इस बात का जिक्र होता है कि बेहतर कौन होता, जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री बेहतर हुए या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते।